आप जरा कल्पना कीजिए, आप अचानक से एक ऐसी जगह पर लैंड करते हैं जहाँ की भाषा, जहाँ का कल्चर, जहाँ के लोग, सब कुछ आपके लिए एकदम अजनबी है। हाँ, मतलब एक तरह का पूरा ब्लैकआउट कि अब आगे क्या। बिल्कुल। और उस भयंकर अकेलेपन, उस अजनबीपन से बचने के लिए आपके पास खुद को एक कमरे में बंद करने और बस एक माइक्रोफोन के सामने अपनी भावनाएं उंडेलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हम्म एक आम इंसान शायद उस आइसोलेशन में पूरी तरह से टूट जाता। हाँ यार, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में जो कहानी है, उसमें इसी अकेलेपन ने, इसी घुटन में आज के समय की सबसे बेबाक, सबसे रॉ आवाजों में से एक को जन्म दिया। सही कहा। और मुझे लगता है कि हम बात कर रहे हैं पंजाबी म्यूजिक की इंटरनेशनल सेंसेशन जैस्मीन सैंडलेस की। एकदम सही पहचाना आपने। और हमारी आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ उनके हिट गानों की कोई लिस्ट गिनाना या बायोग्राफी पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सफ़र उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो लोग दुनिया के बनाए नियम तोड़ते हैं, वे शायद बचपन से ही बहुत मुखर या बागी होते हैं। हाँ, मतलब बचपन से ही चीजों को तोड़ने फोड़ने वाले हैं ना। हाँ, लेकिन जैस्मीन की कहानी हमारे पास मौजूद स्रोत के हिसाब से इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है। बगावत हमेशा चीखने चिल्लाने से शुरू नहीं होती, बल्कि कभी-कभी ये बहुत गहरी खामोशी और एक आंतरिक संघर्ष से पैदा होती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे पास जो जानकारियां हैं, उनके जरिए हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जालंधर की एक बेहद शांत सी बच्ची अमेरिका के उस कल्चर शॉक से गुजरते हुए एक इंटरनेशनल विद्रोही आइकन कैसे बन गई। और इस चर्चा में हम कुछ ऐसे भारी भरकम शब्दों को भी खोलकर देखेंगे जिन्हें हम अक्सर यूं ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कल्चर शॉक, रॉनेस, बोल्डनेस और ट्रोलिंग। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेट के कोई ट्रेंडिंग शब्द नहीं है यार, इन्होंने एक पूरी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को गढ़ा है। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं, जालंधर के उन शुरुआती दिनों में, तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। हाँ, एक टिपिकल मिडिल क्लास पंजाबी परिवार जहाँ माता पिता का पूरा फोकस बस बच्चों की अच्छी और सुरक्षित शिक्षा पर होता है। एकदम सही। और उस माहौल में जैस्मीन एक बहुत ही शांत, अपने आप में सिमटी हुई और विचारशील बच्ची थी। अच्छा, मतलब जो आज हम उनका अवतार देखते हैं, बचपन में वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जब आस पड़ोस के बच्चे बाहर शोर मचा रहे होते थे, खेल रहे होते थे, तब उनका ज्यादातर समय बस गाने सुनने या खुद में ही कुछ गुनगुनाने में बीतता था। शायद उनके घर का जो सांस्कृतिक माहौल था, उसने इस शौक को पनपने की एक सुरक्षित जगह दी। हाँ, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। उनका पूरा परिवार एक बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। बाप रे! अब मनोवैज्ञानिक नजरिए से सोचें तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार का सीधे कैलिफोर्निया जैसी जगह पर चले जाना, हम अक्सर इसे बस एक शब्द देकर आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई, कल्चर शॉक लगा होगा। लेकिन असल में ये दिमाग के साथ क्या करता है, ये मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए, कल्चर शॉक को सिर्फ अलग कपड़े या अलग खाने तक सीमित समझना, ये एक बहुत बड़ी भूल है। न्यूरोलॉजिकली अगर देखें तो हमारा दिमाग हमेशा अपने आसपास की चीजों का एक एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना के चलता है। प्रिडिक्टिव मॉडल मतलब क्या? मतलब कि लोग कैसे बात करेंगे, समाज कैसे काम करेगा, मुझे यहाँ कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, हाँ, एक पैटर्न होता है दिमाग में। बिल्कुल। और जब आप अचानक एक बिल्कुल नई दुनिया में जाते हैं, तो दिमाग के वो सारे मॉडल एक झटके में फेल हो जाते हैं। इंसान अपनी पूरी पहचान, अपना कॉन्टेक्स्ट ही खो देता है। तो ये एक तरह का ट्रॉमा है। आपको अपनी सबसे बेसिक बात समझाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। पर रुको रुको, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। हाँ, बताइए। आमतौर पे जब इमिग्रेंट्स किसी नए देश में जाते हैं, हाँ, तो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये कहता है कि यार वहाँ के रंग में रंग जाओ। वो ब्लेंड इन करने की, यानी उस नए समाज का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें, है ना? ये बहुत ही शानदार सवाल है। तो फिर जैस्मिन के केस में ऐसा क्यों हुआ कि वो बाहर की दुनिया से घुलने मिलने के बजाय खुद के अंदर अपनी एक अलग दुनिया में और ज्यादा सिमट गईं? और यहीं से एक कलाकार के मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। जब कुछ लोग बाहरी दुनिया के प्रेशर में ब्लेंड इन करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस अजनबीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके लिए वो प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। हाँ, बाहरी दुनिया उनके लिए इतनी अनप्रेडिक्टेबल और डरावनी हो जाती है कि वे अपने भीतर एक फोर्ट्रेस, यानी एक सुरक्षित किला बना लेते हैं। अच्छा, और जैस्मिन के लिए वो किला था उनका संगीत।
बिल्कुल। जब बाहरी दुनिया समझ नहीं आ रही थी, तब संगीत उनका कंफर्ट जोन बन गया। उन्होंने अपनी सारी उलझनों को, अपनी अभिव्यक्ति को संगीत के जरिए बाहर निकालना शुरू किया। स्कूल और फिर कॉलेज के दिनों में यही चीज उनकी ढाल बन गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि अगर वो कल्चर शॉक नहीं होता, अगर वो अमेरिका का वो भयानक अजनबीपन नहीं होता, तो शायद उनके अंदर का वो संगीत एक बगावत में कभी बदलता ही नहीं। काफी हद तक ये सच है। लेकिन यार, जब बगावत की बात आती है तो असली टकराव तब होता है जब ये बगावत आपके अपने परिवार की उम्मीदों से ही टकराने लगे। हाँ, क्योंकि अमेरिका जाने का उनका मूल मकसद तो एक सेफ करियर और अच्छी पढ़ाई था ना। बिल्कुल। और कॉलेज के दिनों तक आते आते ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि उनका जुनून कोई आम नौकरी नहीं बल्कि संगीत ही है। और जाहिर है परिवार एक पारंपरिक और सुरक्षित रास्ता चाहता था। और देखिए, ये कोई विलन वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, वो तो है। ये हर मिडिल क्लास इमिग्रेंट माता पिता का एक बहुत ही स्वाभाविक डर होता है। मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। अच्छा, चलिए बताइए। आजकल इंटरनेट पर ये कहना बहुत आसान और कूल लगता है कि अरे, अपने सपनों का पीछा करो, समाज की मत सुनो। लेकिन यथार्थ में जब आपके माता पिता ने एक नए देश में आपको स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया हो, दिन रात संघर्ष किया हो, तो क्या ऐसे में मुझे तो म्यूजिक करना है, ऐसा कहना थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये डरावना ही नहीं, बल्कि एक जबरदस्त गिल्ट ट्रिप भी होता है। हाँ, एक बोझ सा रहता है। बिल्कुल। इमिग्रेंट परिवारों में बच्चों पर ये एक तरह का अलिखित कर्ज होता है कि उन्हें अपने माता पिता के त्याग को एक सेफ और सम्मानजनक करियर चुनकर चुकाना ही है। और जैस्मिन भी इसी दौराहे पर खड़ी थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक और चीज ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया, और वो थी तकनीक, मतलब सोशल मीडिया का उभार। ओहो हाँ, मतलब उन्होंने बिना किसी भारी भरकम स्टूडियो या किसी गॉडफादर के सीधा इंटरनेट का रास्ता चुन लिया। बिल्कुल। और हमें ये समझना होगा कि उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती थी। गेट कीपर्स होते थे उस वक्त, है ना? एकदम सही। उस दौर में म्यूजिक लेबल्स और प्रोड्यूसर्स तय करते थे कि कोई महिला सिंगर क्या गा सकती है, उसकी आवाज कितनी मीठी होनी चाहिए और उसे स्क्रीन पर कैसे दिखना चाहिए। एक पूरा सांचा बना हुआ था। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया ने उस पूरे गेट कीपिंग सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। जास्मिन ने अपनी आवाज को, अपने रॉ गानों को खुद रिकॉर्ड किया और सीधे ऑडियंस तक पहुंचा दिया। तो ये एक तरह का बाईपास सर्जरी था म्यूजिक इंडस्ट्री का। मतलब उन्होंने परिवार की सेफ करियर वाली बहस को सीधे खारिज करने की बजाय एक पैरेलल, एक समानांतर रास्ता बना लिया। और जब लोगों का अटेंशन मिलने लगा तो वो सिर्फ एक जिद नहीं रही, बल्कि एक वैलिडेटेड करियर ऑप्शन बन गया। सही बात है। लेकिन सोशल मीडिया से आपको पहचान मिल सकती है यार, एक दायरा मिल सकता है। असली स्टारडम के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपको उस बड़े मंच पे खड़ा कर सके जहां पूरी दुनिया आपको देखे। और यही एंट्री होती है बोहेमिया की। हाँ, बोहेमिया। बोहेमिया उस समय पंजाबी रैप और हिप हॉप सीन के पायनियर बन चुके थे। जब उनकी मुलाकात जैस्मिन से हुई तो उन्होंने तुरंत उस टैलेंट को पहचान लिया। और फिर दोनों का कोलैबोरेशन हुआ। बिल्कुल। और गाना आया गुलाबी। ये वो गाना था जिसने जैस्मिन सैंडर्स को रातों रात एक इंटरनेशनल नाम बना दिया। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या हम सिर्फ ये कह दें कि बोहेमिया ने उन्हें ब्रेक दिया और वो एकदम से स्टार बन गई? क्योंकि अगर बोहेमिया का नाम जुड़ना ही सब कुछ होता तो उनके साथ काम करने वाले कई और कलाकार भी उतने ही बड़े स्टार होते आज। सही पॉइंट है। आखिर जैस्मिन की आवाज में, उनके उस गुलाबी गाने में ऐसा क्या था जिसने एकदम से आग लगा दी? यहाँ हम उस शब्द पर आते हैं जिसका हमने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था, रॉनेस। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, बोहेमिया ने उन्हें स्केल दिया, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग दिया, एक स्टेज दिया। लेकिन उस दर्शक वर्ग को बांध कर रखने का काम उस आवाज की रॉनेस ने किया। अगर हम इस रॉनेस को डिकोड करें तो इसका मतलब सिर्फ तेज आवाज या चिल्लाना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर आ गया था जहां हर आवाज को ऑटो ट्यून करके, पॉलिश करके इतना परफेक्ट बना दिया जाता था कि उसमें कोई इंसानी खामी बचती ही नहीं थी। अच्छा, इसे मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल, मतलब ईडीएम में जाएं, जहां हर तरफ सिंथेसाइज्ड, एकदम कंप्यूटर से बनी बीट्स और परफेक्शन वाली धुनें बज रही हों। और अचानक से स्टेज पर कोई आए और एक खुरदरा, हाथों से बना पुराना अकॉस्टिक गिटार बजाने लगे। उस परफेक्शन के शोर में वो गिटार की कच्ची, थोड़ी सी अनपॉलिश्ड आवाज सीधे दिल पर लगती है।
क्योंकि हमारा दिमाग असल में उस इंसानी टच के लिए भूखा होता है। क्या रॉन्डेस यही है? अरे वाह, ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक भी जब इंसान का कान आवाज में वो हल्की सी दरार, वो सांस लेने की आवाज या वो हल्का सा इम्परफेक्शन सुनता है, तो हमारा दिमाग उसे वल्नरेबिलिटी यानी इंसानियत और असलियत के रूप में प्रोसेस करता है। मतलब वो कोई प्लास्टिक वाला परफेक्शन नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जैस्मिन की आवाज में वो खनक थी, वो दर्द और वो बगावत थी जो किसी स्टूडियो के सॉफ्टवेयर से नहीं बनाई गई थी। वो उनके जीवन के उसी कल्चर शॉक और अकेलेपन से निकली थी। इसलिए जब लोगों ने उसे सुना तो उन्हें लगा जैसे कोई असली इंसान उनसे बात कर रहा है, कोई मशीन नहीं। एकदम सही। और यहीं से उनकी एक पूरी तरह से अलग इमेज बनी। लेकिन यार, जब आप इतनी रॉ, इतनी बेबाक होती हैं जी। तो आप समाज के कुछ बहुत ही पुराने और सख्त पैमानों से टकराने लगती हैं। हाँ, और वहां से मुश्किलें शुरू होती हैं। उनके लिरिक्स बेहद बोल्ड थे, उनका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट था, और ये सब उस इंडस्ट्री में हो रहा था जहां महिलाओं से हमेशा एक खास तरह की नज़ाकत या मिठास की उम्मीद की जाती थी। और यहीं से उस स्टारडम की असली कीमत चुकानी शुरू होती है। अब किसी भी समाज का इतिहास उठाकर देख लें, जब भी कोई महिला एक तय सांचे को तोड़कर इतने कॉन्फिडेंस के साथ सामने आती है, अपनी शर्तें खुद तय करती है, तो समाज उसे आसानी से स्वीकार ही नहीं कर पाता। और इसी अस्वीकृति का, इसी गुस्से का मॉडर्न नाम है ट्रोलिंग। बिल्कुल। जिस सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी आवाज सीधे लोगों तक पहुंचाने की ताकत दी थी, अब वही सोशल मीडिया उन पर तानों और गालियों की बौछार कर रहा था। इंटरनेट की यही तो दोहरी तलवार है। लेकिन मुझे एक बात सोचकर अजीब लगता है। क्या बात? क्या बोल्डनेस आज के दौर में सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं बन गई है? मतलब अटेंशन खींचने के लिए जानबूझकर कुछ विवादित करना। हम कैसे तय करें कि जैस्मीन की ये बोल्डनेस असली थी या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? इसे जांचने का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि वो बैकलैश यानी विरोध को कैसे हैंडल करते हैं। अगर बोल्डनेस सिर्फ एक पीआर स्टंट है, तो भारी ट्रोलिंग के बाद अक्सर कलाकार बैकफुट पर आ जाते हैं, माफी मांग लेते हैं या अपना अंदाज बदल लेते हैं। हाँ, वो डर जाते हैं। लेकिन जैस्मीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ ट्रोलिंग के मनोविज्ञान को भी समझना जरूरी है। ट्रोलिंग सिर्फ नफरत नहीं है। तो क्या है? ये अक्सर समाज का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यून रिस्पॉन्स? मतलब शरीर की तरह समाज की भी कोई बीमारी से लड़ने वाली प्रणाली होती है क्या? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब शरीर में कोई भारी तत्व आता है तो हमारी इम्यूनिटी उस पर हमला करती है। उसी तरह जब समाज में कोई इंसान, खासकर एक महिला, पुराने नियमों को चुनौती देती है, तो समाज खुद को असुरक्षित महसूस करता है। वो डर जाते हैं कि कहीं उनका सिस्टम न टूट जाए। एकदम सही। वे उस नए विचार, उस बोल्डनेस पर हमला करते हैं ताकि उनका पुराना ढांचा बचा रहे। लेकिन जैस्मिन ने इस ट्रोलिंग के आगे घुटने नहीं टेके। हाँ, उन्होंने तो और मजबूती से वापसी की। बिल्कुल। उन्होंने अपने काम को और निखारा, नए ट्रैक निकाले और अपने आलोचकों को जवाब किसी ट्वीट से नहीं बल्कि अपने म्यूजिक से दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है जो उनके इस पूरे सफर को और भी रहस्यमयी बनाता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ वो इतनी बेबाक हैं, उनके गाने इतने मुखर हैं, स्टेज पर उनका इतना डोमिनेटिंग प्रेजेंस होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारियां हमारे सामने हैं वो बताती हैं कि उनकी निजी जिंदगी एक किले की तरह बंद है। वो बहुत ही प्राइवेट इंसान है वो। हाँ, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा है। अगर कोई इंसान इतना बोल्ड है, इतना खुला हुआ है, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को इतना छिपा कर क्यों रखता है? क्योंकि पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच ये दीवार बनाना उनके लिए कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म मतलब खुद को बचाने का तरीका? 100%। जब आप 24 घंटे दुनिया की नज़रों में एक बागी या एक विद्रोही बनकर रहते हैं, जब हर कोई आपकी कला को, आपके हर शब्द को जज कर रहा होता है, तो आपको सांस लेने के लिए एक ऐसे सुरक्षित कोने की जरूरत होती है जहां आपको कुछ साबित न करना पड़े। तो ये छोटा फ्रेंड सर्कल और ये प्राइवेसी एक ढाल है उनके लिए। बिल्कुल। ये उस इम्यून रिस्पॉन्स और ट्रोलिंग के तीरों से बचने की मजबूत ढाल है। आप अपनी आत्मा को अपने गानों में खोलकर रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर के उस इंसान को बचाना होता है जो अभी भी शायद उसी जालंधर वाली बच्ची की तरह थोड़ा शांत और विचारशील है। क्या बात है। और शायद इसी वजह से उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के विवादों को पब्लिक में नहीं उछाला। सही कहा। जैसे उनके और एक अन्य मशहूर पंजाबी कलाकार गैरी संधू के रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर इंटरनेट पर अनगिनत अफवाहें और चर्चाएं रहीं। बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी सार्वजनिक मंच पर आकर एक दूसरे पर कोई कीचड़ नहीं उछाला, न कोई भद्दी बयानबाजी की।
फैंस आज भी बस थ्योरीज बनाते रहते हैं कि असल में हुआ क्या था। और यही उनकी प्राइवेसी की असली ताकत है। वो दुनिया को ये स्पष्ट मैसेज देती हैं कि मेरा काम मेरा म्यूजिक है, मेरी निजी जिंदगी आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ये। है ना? वो अपनी जिंदगी के अनुभवों, अपने टूटने और जुड़ने के दर्द को सीधे बयानों में नहीं, बल्कि अपने आर्ट में, अपने गानों में पिरोती हैं। श्रोता जब उनके गाने सुनते हैं तो वे उस भावना से जुड़ जाते हैं, बिना ये जाने कि इसके पीछे का असली नाम या असली घटना क्या थी। ये बहुत ही गहरी बात है यार। अगर हम इस पूरी चर्चा और उनके इस पूरे सफर को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो ये सिर्फ कुछ चार्ट बस्टर गानों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है जालंधर के उस शान से घर की जिसने अमेरिका के अजनबी दुनिया के कल्चर शॉक का, उस अकेलेपन का डटकर सामना किया। ये कहानी है उस इमिग्रेंट परिवार की उम्मीदों और एक लड़की की म्यूजिक के जुनून के बीच हुए उस डरावने टकराव की। ये कहानी है सोशल मीडिया के उस पुल की जिसने एक बिना किसी गॉडफादर वाली आवाज को दुनिया तक पहुंचाया। और सबसे बढ़कर ये एक ऐसी कलाकार की कहानी है जिसने रॉनेस और बोल्डनेस को सिर्फ एक पहनावा नहीं बल्कि अपना सच बनाया। बिल्कुल, एक आम मिडिल क्लास लड़की का इंटरनेट के तानों और समाज के उस इम्यून रिस्पॉन्स को झेलते हुए इंटरनेशनल स्टारडम तक पहुंचना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि असली कला हमेशा आपके अपने सच से जन्म लेती है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा ने सच में मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अक्सर हम अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को या अचानक हुए बड़े बदलावों को बस एक अभिशाप मान लेते हैं। लेकिन इस कहानी को इतनी गहराई से समझने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। अच्छा, और वो सवाल क्या है? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर जैस्मीन के परिवार ने कभी जालंधर छोड़ा ही ना होता। एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ये। अगर वो उसी सुरक्षित परिचित माहौल में रहती जहां सब कुछ पहले से तय था और उन्हें अमेरिका का वो भयानक कल्चर शॉक और वो अकेलापन कभी महसूस ही नहीं होता, तो क्या आज दुनिया को जैस्मीन सैंडल्स नाम की ये बेबाक और रॉ आवाज मिल पाती? शायद कभी नहीं। ये बात हम सभी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस, सबसे बड़े झटके और वे अजनबी परिस्थितियां ही असल में हमारी सबसे अनोखी और असली पहचान गढ़ने का काम करती हैं। बिल्कुल, वो खामोशी में उठा वो तूफान जो बाहर से नहीं बल्कि खुद के भीतर से आया हो। एकदम सही। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुछ सोचने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए।